Good morning students, सुप्रभात छात्रों। वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 7th। कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। चिल्ड्रंस, हमने फाइनल एग्ज़ाम का पोर्शन कंप्लीट किया है। हमने कुल मिलाकर 4 पाठ का अध्ययन किया है। उसमें से 2 कविता है तो 2 पाठ है। सभी जानते हो, हमने कविता क्रमांक 5 बसंत गीत, पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय, पाठ क्रमांक 7 रहस्य और कविता क्रमांक 8 हम चलते सीना तान के, इनका अध्ययन किया है। चिल्ड्रंस, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम इन 4 पाठ का रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, ऑल ऑफ यू रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक, देन वी स्टार्ट। सबसे पहले आप अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए, फिर हम रिवीजन के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ेंगे कविता क्रमांक 5 बसंत गीत की तरफ। पेज नंबर 39। सुनो, पढ़ो और गाओ। कविता क्रमांक 5 बसंत गीत, कवि चंद्र प्रकाश चंद्र। छात्रों, हमने अध्ययन किया कि कवि चंद्र प्रकाश जी का जन्म 3 अक्टूबर 1957 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। रचनाएं हैं उनकी ख्याल ऊपर और ऊपर, जो कि एक लघु कथा है, टेलीफिल्म, गीत, बाल गीत आदि। हमने यह भी जाना कि चंद्र जी कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता के धनी है। उन्होंने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन भी किया है। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। उसके आगमन से चारों ओर बाहर छा जाती है। प्रकृति सज धज कर उत्सव मनाती है। पशु पक्षियों पर भी बसंत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जीवन में हर्ष उल्लास ले आने वाले इस ऋतु के प्रभाव का कवि ने ध्यानमय तक शब्दों में वर्णन कर कविता को गेय बनाया है। कवि ने बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। अर्थात सज धज कर बसंत ऋतु आई है, उसके आगमन की खुशी में हम मिलकर बसंत गीत गाएं। कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, गुनगुन गुन गुन गुंजे मधुपगन मधु मकरन चुरायो। अर्थात बच्चों, फूलों की कलियां जो है वह खिल गई, जिन्हें देखकर लगता है कि फूलों का मन अपनी मुस्कान बिखेर रहा है। और मधुप अर्थात भौरा, मधुमक्खी, तो भौरे की गुनगुनाहट कानों को बड़ी मधुर लग रही है। इन भौरों ने खिले हुए फूल का मधुर रस चुराया है। मकरन अर्थात फूलों का रस, शहद। तो इसलिए कवि कहते हैं कि सज धज कर वसंत ऋतु आई है और उसकी खुशी में हम सब मिलकर गीत गाए। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। छात्रों, वन बागों में हर तरफ एक प्यारी सी महक छाई हुई है, सुगंध फैला हुआ है। ठुमकी यानी उछल कूद करना, और मयूरा अर्थात मोर, तो मोर नृत्य कर रहा है, कोयल मीठे गीत गा रही है। तो जिस प्रकार पक्षी, प्राणी बसंत ऋतु का स्वागत कर रही है, सज धज कर वसंत ऋतु आई है, तो वैसे ही हम उसी खुशी में बसंत गीत गाए, ऐसे कवि कह रहे हैं। पीली पीली सरसों फुली, रू बोर अमवा पे छायो, हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। बच्चों, खेतों में पीले रंग की सरसों खिली है और आम पर बोर आया है। बोर अर्थात आम्रमंजरी।
और हरी भरी धरती के बिछोने पर प्रकृति ने अनंत रंग बरसाए हैं और इसी वसंत के आप सभी गीत गाओ। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ। पाठ क्रमांक 6, चंदा मामा की जय। पृष्ठ क्रमांक 40, पेज नंबर 40। सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ क्रमांक 6, चंदा मामा की जय। लेखक मंगल सक्सेना। बच्चों, हमने लेखक से पहले ही परिचय कर लिया है, पर फिर से एक बार दोहराते हैं। बच्चों, लेखक मंगल सक्सेना जी का जन्म 1936 बीकानेर राजस्थान में हुआ तो उनकी मृत्यु जुलाई 2016 में हुई। मैं तुम्हारा स्वर, यह उनकी प्रमुख रचना है। छात्रों, मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। स्टूडेंट्स, हमने यह भी जाना कि यह पाठ एक एकांकी नाटक है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। एकांकिका नाटक में लेखक ने हमें हर छोटी बड़ी बुरी आदतों को त्यागने की सलाह दी है। साथ में यह भी कहा गया है कि सजा या दंड से अधिक क्षमा महत्वपूर्ण है, जो अपराधी को सुधार सकती है। छात्रों, इस एकांकी में जो पात्र है उनके नाम कुछ इस प्रकार है। सुनील, जिसकी आयु यानी उम्र 8 वर्ष की है, तो अनिल 5 वर्ष का है। 4 बच्चे हैं, प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष है। रात रानी जो किरदार निभा रही है उसकी आयु 13 वर्ष है। नींद परी की आयु 11 वर्ष, चंदा मामा की आयु 14 वर्ष, 2 तारे आयु प्रत्येक 9 वर्ष, 3 पहरेदार आयु 10 से 12 वर्ष और समय अर्धरात्रि का है। स्थान जो है वह बादलों के देश में है। छात्र, रात रानी काली पोशाक में बैठी है, सामने टेबल पर हथौड़ी है, पीछे सेविका पंखा झल रही है। सेविका अर्थात सेवा करने वाले। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोगा पहने खड़ी है। चोगा अर्थात ढीला ढाला घुटनों तक लंबा कुर्ता। वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। उनिंदे अर्थात ऊँघना। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। पर्दा उठता है। नींद परी कहती है कि ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जा। तब अनिल खड़े हो जाता है। रात रानी डांट कर कहती है कि तुम क्यों रोते हो। अनिल और जोर जोर से रोने लगता है। उसे देख सभी बच्चे जोर से रोने लगते हैं। रात रानी कहती है, अरे चुप हो जाओ नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41, अगला पृष्ठ क्रमांक 41। फिर नींद परी कहती है कि और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर अपनी माँ से पिटकर सोया था। रात रानी कहती है, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से कहती है कि तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सज़ा दी जाएगी। दंड अर्थात सज़ा, शिक्षा। फिर उस पर नींद परी कहती है कि यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं कहता। यह सारी शिकायत सुनकर रात रानी कहती है कि जवाब दो। तब सुनील भोलेपन से कहता है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। नींद परी कहती है, यह बड़ों को तो तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। उस पर सुनील कहता है कि अच्छा, मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, यह तो झूठ मूठ कहती है। और तभी रात रानी सुनील को गुस्से से कहती है कि तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें
कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। तभी अनिल जो है वो रो पड़ता है। सभी बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़ कर रो पड़ते हैं। बच्चों, गला फाड़ कर रोना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जोर जोर से रोना। रात रानी जो है वह गुस्से से कांपने लगती है। वह चिल्ला कर कहती है, क्यों रोते हो, चुप रहो वरना। तब अनिल कहता है कि सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत दो। रोने लगता है, उसके साथ सब रोने लगते हैं। रात रानी कहती है कि अच्छा अच्छा, कड़ी सज़ा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? तब अनिल कहता है, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। सब हंस पड़ते हैं। रात रानी कहती है, हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात ना माना करे। तब अनिल कहता है, तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। सुनील कहता है कि रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। तब रात रानी उन्हें समझाती है, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। उस पर सुनील रुआसा हो जाता है। रुआसा अर्थात रोने जैसा, और कहता है कि आप हमें क्षमा करें, मैं अब कोई भी शैतानी नहीं करूँगा। शैतानी अर्थात शरारत। नाउ टर्न द पेज नंबर 42, पृष्ठ क्रमांक 42। आगे अनिल कहता है कि हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, इन्हें सज़ा मत दे। रात रानी हथौड़ी पीट कर कहती है, शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। नींद परी चौंक जाती है और कहती है, चंदा मामा आप? रात रानी कहती है, चंदा मामा, और खड़ी हो जाती है। तब सभी जन खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी से तालियां पीटते हैं। चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद। चंदा मामा सभी को जय हिंद कहते हैं। मेरे बच्चों, जय हिंद। और रात रानी से कहते हैं कि रात रानी, तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। रात रानी डर जाती है और डर कर उन्हें पूछती है, कैसा अन्याय मामा जी? तब चंदा मामा कहते हैं कि एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। रात रानी क्रोध से नींद परी से पूछती है, नींद परी, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? तब चंदा मामा कहते हैं, यह तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। तब रात रानी कहती है कि सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। नींद परी कहती है, रात रानी, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। रात रानी कहती है कि अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। प्रतिज्ञा इस शब्द का अर्थ है प्रण। तब सभी बच्चे कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। रात रानी कहती है, सबको क्षमा किया जाता है। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं, चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय। तो बच्चों, अब तक हमने एक कविता और एक पाठ का रिवीजन किया है, अर्थात कविता क्रमांक 5 और पाठ क्रमांक 6। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ क्रमांक 7, रहस्य की तरफ। पृष्ठ क्रमांक 44, पेज नंबर 44। सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ क्रमांक 7, रहस्य। लेखक हरि कृष्ण देवसरे। लेखक हरि कृष्ण जी का जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं यही उनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। यह
पाठ एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। शुरुआत में कुछ अंधेरी रात का वर्णन किया है कि चारों ओर सन्नाटा था, यानी शांति थी और कुछ नहीं सूझता था। बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। आधी रात बीत चुकी थी और मामा जी के घर से कुछ दूरी पर ही सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था, अर्थात रोशनी थी। अब आर्यन जो है खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। सरपट अर्थात घोड़े की बहुत वेग से चलने की चाल या दौड़। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसे ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था कि उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात मामा ने आर्यन को मना किया था क्योंकि गांव वालों का मानना था कि हवेली में भूतों का डेरा है, अर्थात निवास है। परंतु आर्यन जानता था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते, वह एक कपोल कल्पना है, क्योंकि विज्ञान के शिक्षक ने उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में अच्छी तरह समझाया था और रहस्य पता लगाने के लिए आर्यन ने मन में ठान लिया था। मामा जी ने कहा था कि हवेली में पिछले 10-15 साल से कोई नहीं रहता। पहले वहाँ ज़मींदार का परिवार था और ज़मींदार का परिवार ख़त्म हो गया तो उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसो नाम का व्यक्ति वहाँ गया था। बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। खाट पकड़ना यानी कि बीमार पड़ना। अब बच्चों, आर्यन रात को करवटें बदल रहा था। करवट बदलना अर्थात बेचैन रहना। आधी रात को उठकर वह छत पर गया तो उसने फिर देखा हवेली में रोशनी थी, उजाला था। आर्यन जो है गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए मामा जी के घर आया था। वह गांव समृद्ध था और मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी था। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। दोनों बहादुर थे। सलाह मशवरा अर्थात बातचीत, परामर्श। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। कमर कसना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दृढ़ संकल्प करना। अगली सुबह दोनों ने मामा जी से कैमरा मामा मामी जी के साथ, कनिष्का के साथ उन्होंने ढेर सारी तस्वीरें खींची। मामा मामी बहुत खुश हुए थे। तब मामा जी ने तारीफ़ करते हुए कहा कि रात में मामूली रोशनी में भी बिना फ्लैश के साथ यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है। तब आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। दोनों रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर उनके पास था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से कुछ बातों की आवाज़ आ रही थी। तब आर्यन कनिष्का ने चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा तो नहीं है। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। अब बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा तो क्या देखता है, अंदर हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे हुए थे। उनके साथ कमीज़ और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। आर्यन ने ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवार भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। तब आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। घास पत्तियों की रोशनी इतनी तेज़ थी कि बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींचे और घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फ़ोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फ़ोटो तैयार कर शाम तक वह लौट आया।
कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा कि आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनकी फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरों पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए तो कहते हुए कनिष्का ने अपने पिताजी के हाथ में वह फ़ोटो दे दी। अब कनिष्का के पिताजी अर्थात आर्यन के मामा जी परेशान हो उठे। पहले तो उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? आर्यन ने कहा, इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फ़ोटो भी आ गया है। असल में भूत वूत की अफवाह है, कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। अब थानेदार ने फ़ोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती राहजनी इनका पेशा है, कई वर्षों से इनकी तलाश ली जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? तब आर्यन कहता है, आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। उस रात भूतों के डेरों पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरे होते होते डाकुओं ने अपने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए, कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूत को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का के बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले कविता की तरफ। पृष्ठ क्रमांक 48, पेज नंबर 48। पढ़ो, समझो और गाओ। कविता क्रमांक 8, हम चलते सीना तान के। कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय जी का जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करो, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर आदि, यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इस रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। छात्रों, कवि कहते हैं कि देश के सिपाही अलग अलग धर्म के हो या अलग अलग जाति के हो, उनका वर्ण, उनकी भाषा चाहे अलग हो, लेकिन सबसे पहले वे सभी हिंदुस्तानी हैं। भले ही वे देश के किसी भी कोने से क्यों ना आए हो, जैसे कि पर्वतीय प्रदेश हो या सागर तट, हरे भरे वन हो या उजड़ा रेगिस्तान या फिर मैदान, फौजी वर्दी पहनकर वे सबसे पहले बने हैं हिंदुस्तान के और बेटे बने हैं भारत माता के, जो सीना तान कर गर्व से चले हैं। ये फौजी देश की मिट्टी में खेले हैं, खा पी कर बड़े हुए हैं। देश की मिट्टी के कण कण से इन्हें ममता और अपनापन मिला है। बच्चों, इस मिट्टी के एहसान का कर्ज चुकाने के लिए हमें कार्य करना होगा। देश की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए हमें सीना तान कर आगे बढ़ना होगा। इस धरती की पूजा करते हुए देशवासियों ने अपनी मेहनत के फूल चढ़ाए हैं। बच्चों, इसकी रक्षा हेतु हमारे पूर्वजों ने अपने सिर कटा लिए, इसकी गरिमा पर आँच नहीं आने दी। हम भी उन्हीं के वंशज बेटे हैं और भारत माँ के रखवाले हैं। वीरता हमें उन्हीं से ही मिली है, तो हम भी अपना सिर कटवाने, शत्रु को मुँह तोड़ जवाब देने सीना तान कर आगे बढ़ते हैं। छात्रों, कवि कुछ इस प्रकार कहते हैं कि हम भले ही ज़मीन पर गिर जाए, लेकिन देश के झंडे को कभी गिरने नहीं देंगे। देश की रक्षा हेतु हम मिटने के लिए तैयार है, लेकिन देश का नाम मिटने नहीं देंगे। बलिदान का अवसर मिला है तो हम सबसे आगे होंगे। देश के लिए अपना तन, मन, धन, सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हम सीना तान कर आगे बढ़ते हैं। युद्ध में हम अपनी वीरता और विवेक का ऐसा परिचय देंगे कि उसकी कहानियाँ देश के गांव, नगर और घर घर में परिचित हो जाएगी। हमारी वीर गाथाएँ गीत बनकर अनगिनत
देशवासियों के कंठों से फूट पड़ेगी। समर्पण के यह गीत गाते हुए हम सीना तान कर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने चारों पाठ का फिर से एक बार रिवीजन किया है। आप सभी विद्यार्थियों को इन चारों पाठ का अर्थात 2 कविता और 2 पाठ का आपको 5 टाइम्स रीडिंग करना है। सो थैंक यू चिल्ड्रंस। धन्यवाद बच्चों। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ। घर में रहे, सुरक्षित रहे।